हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं धाकड़ इंग्लिश एकेडमी में। धाकड़ तरीके से अब हम हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का बेसिक, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को एकदम से आपकी बूस्ट कर देगा। आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स या जो भी कंसेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको थॉरोली आपको सुनना है। एक पेन एंड नोटबुक लेके आपको बैठना है और उसको साथ साथ में नोट डाउन करना है। मैं अपना 100% दूंगा, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जीरो टू हीरो पूरे ये लेक्चर्स होने वाले हैं। इसमें आपको कोई कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं या जिन्होंने इससे पहले इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं। ये आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को, इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव लेवल से इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो भी कंसेप्ट्स को मैं आपको समझाता हूँ उनको डिटेल में आपको समझना है, उनके नोट्स बनाने हैं। तो इसी जोश और जज्बे के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का बेसिक। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो होती क्या है। ओके, ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर की स्पेलिंग को आपको याद रखना है कि इसमें 2 ए आते हैं, ठीक है, 2 एम आते हैं और 2 आर आते हैं, यानी 2 एम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ग्रामर की स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं, तो आज से इस बात को आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या है? हमारा एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हमारा एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये जो लैंग्वेज बनी होती है ना, ये एक साउंड से डिराइव होती है। यानी किसी ना किसी, हर लैंग्वेज का अपना एक साउंड होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। अब इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कुछ सिंबल्स को डिजाइन किया, कुछ सिंबल्स को डिजाइन किया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिन्ह या प्रतीक। क्या? चिन्ह या प्रतीक। अब इंग्लिश में ऐसे सिंबल्स को हमने, इंग्लिश में ऐसे 26 सिंबल्स हैं या 26 लेटर्स हैं, और इन लेटर्स को हमने कलेक्टिवली क्या बोला है? अल्फाबेट। अल्फाबेट। ओके, क्या? अल्फाबेट। अल्फाबेट को पूरा अल्फाबेट यानी 26 लेटर्स का ग्रुप, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब इन अल्फाबेट्स को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। दैट इज, कौन अल्फाबेट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे हम? 2 कैटेगरीज में। क्या क्या? दैट इज कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स, यानी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। क्या? वॉवल्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 5 वॉवल हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। 5 वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाय को आपको याद रखना है, बाय को हम लोग बोलते हैं सेमी वॉवल। क्या? सेमी वॉवल। ओके, उसके बाद में 21 कॉन्सोनेंट है। इन वोवल्स को छोड़ के जितनी भी लेटर हमारे बच जाते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में। ओके, उसके बाद हमने, अब आपको एक बात यह याद रखनी है कि इस अल्फाबेट का ना कोई भी प्लूरल नहीं होता है। अब ये सिंगुलर, प्लूरल, ये सारे कंसेप्ट हम नाउन में डिस्कस करेंगे। तो ये अल्फाबेट्स की ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग होती है। तो कुछ कुछ बातें मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा, उसको आपको याद रखना है। ओके, अब हमने क्या पढ़ा कि हमारी कोई भी लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद में वो लैंग्वेज साउंड से मिलकर बनी होती है। उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स को डिजाइन किया। इंग्लिश में ऐसे 26 लेटर्स या सिंबल्स हैं। उसके बाद में उन 26 लेटर्स को कलेक्टिवली हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट्स का ये जो वर्ड होता है, ये प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं लगता है। अल्फाबेट मतलब ही 26 लेटर्स होते हैं। ओके,
अब इन अल्फाबेट्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज वॉबल्स और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में 5 वॉबल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉबल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाय क्या होता है हमारा? सेमी वॉबल। अब इन अल्फाबेट से हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स। अल्फाबेट से हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स। यानी इन अल्फाबेट की मीनिंगफुल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे वर्ड्स बोलते हैं। ओके, वर्ड्स। इन अल्फाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स के ग्रुप से उन अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। अब इन अल्फाबेट्स के ग्रुप से, और वी कैन से कि इन लेटर्स के ग्रुप से हम कुछ मीनिंगफुल यूनिट को बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स। यानी उनसे कुछ कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ओके, अब इन वर्ड्स की हमारी 8 कैटेगरीज होती हैं। 8 कैटेगरीज होती हैं। कितनी? 8 कैटेगरीज होती हैं इन वर्ड्स की, जिन्हें हमने क्या बोला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, बहुत ही पेक्यूलियर लैंग्वेज है, क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज में 26 हमारे क्या होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट होने के बावजूद इससे ये 26 अल्फ़ाबेट हमारे टोटल 44 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कितने साउंड्स को? 44 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हर वर्ड में हर लेटर का साउंड डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, एक अल्फ़ाबेट, एक सिंगल लेटर एक से ज़्यादा साउंड्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में हर अल्फ़ाबेट या हर लेटर का जो साउंड होगा वो अलग अलग प्लेस पे डिफर करेगा। तो हाँ, यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें जो वर्ड लिखा है ना एज इट इज, उसको एज इट इज नहीं पढ़ा जा सकता। ओके, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल क्या दूं? जैसे मैं सर्कल लिखा। ओके, सर्कल मैंने तुम्हारे सामने लिखा। क्या लिखा? सर्कल में तुम लोगों के सामने लिखा जैसे ही, सर्कल में आप सभी के सामने लिखा। सर्कल में जो सबसे पहली सी है वो कैसा साउंड? सा का साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जबकि जो सेकंड सी है वो का साउंड प्रोड्यूस कर रही है। दिस मींस कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन की या पर्टिकुलर लेटर का जो साउंड है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिफर करेगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैंने आपको बताया था कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो वर्ड्स की कैटेगरीज है वो कितनी है? 8 है, जिन्हें मैंने क्या बोला है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, हम इनको वन बाय वन इनके नेम देखेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है हमारा वो होता है नाउन। क्या? नाउन। नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन होता है हमारे नेमिंग वर्ड्स। यानी इस दुनिया में हम जिस भी चीज को नाम दे सकते हैं ना, वो हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है? किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है? नाउन के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम बताऊं मैं, मेरा नाम है अंकित, या किसी सिटी का नाम बताऊं मैं, भोपाल। तो यानी जिन भी वर्ड्स को हम नाम दे सकते हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? नाउन में। सेकेंड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो है प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका आप सभी को एग्जाम्पल दूं, जैसे राधा सिंग्स वेरी
वेल ये एक सेंटेंस लिखा है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब इस सेंटेंस को लिखूंगा तो मैं राधा राधा को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो एक वो भजन के टाइप से आपको लगेगा। यानी हमारी जो लैंग्वेज है ना उसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जब मैं इसी सेंटेंस को नेक्स्ट सेंटेंस जब इसी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दूंगा राधा के बारे में, तो मैं क्या राधा की जगह कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करूंगा। तो मैं क्या यूज करूंगा नेक्स्ट राधा की जगह कि राधा सिंग्स वेरी वेल और सी इज अ गुड गर्ल। ओके, सी इज अ गुड गर्ल। तो मैंने वही फर्स्ट सेंटेंस में मैंने राधा यूज किया, नेक्स्ट उसी की जगह पे मैंने सी यूज किया, तो मेरा ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें मैं क्या नाउन की जगह पे यूज करता हूं, वो मेरे क्या होते हैं, प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है मेरा वर्ब। वर्ब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब क्या होते हैं, हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन एंड स्टेट को बताते हैं, एक्शन एंड स्टेट को बताते हैं। और वी कैन से वर्ब हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन को डिनोट करते हैं, साथ साथ में किसी स्टेट को बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन की मैं बात करूं तो जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग। और स्टेट की मैं बात करूं तो स्टेट मीन्स स्लीपिंग, सॉरी स्टेट की मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल दीज आर द एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। नेक्स्ट में स्टेट का आप सभी को एग्जाम्पल दूं, जैसे राम इज अ टीचर। तो ये जो इज वर्ड है ना यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, राम की स्टेट को डिनोट कर रहा है कि राम क्या है, राम का प्रोफेशन क्या है, वो टीचर है। ओके, तो वर्ब हमारा एक्शन डिनोटिंग है एंड स्टेट डिनोटिंग, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। क्या, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एडवर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और साथ में वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, अब क्वालिफाई करने का क्या मतलब है, क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और वी कैन से कि उन्हें एम्फसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके मैं आप सभी के सामने एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी के सामने लिखूं, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लूं तो क्या होगा कि राम was an honest man। तो ऑनेस्ट क्या हो गया मेरा, ऑनेस्ट हो गया मेरा एडजेक्टिव। अभी मैं बताऊंगा आपको एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव कैसे हो गया कि मैन मतलब किसी एक पर्टिकुलर आदमी को मैं क्या बोलूंगा, मैन। दिस इज कॉल्ड नाउन, मतलब जिस भी चीज को मैं नाम दे सकता हूँ दैट इज कॉल्ड माई नाउन। तो मैन क्या हो गया, नाउन। नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने वाला मेरा जो वर्ड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और जब मैं इस एडजेक्टिव के सामने या इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए जब मैं इसके सामने एक और वर्ड को ऐड कर दूं कि राम was an very honest man, very, so that very word is emphasizing honest, so that very is called adverb। ओके, फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल्ड डिस्कशन में मैं आपको इनका डिटेल्ड यूज बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब्स क्या होते हैं, इनका कैसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा क्या, एडजेक्टिव। क्या डिस्कस करेंगे हम, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं।
तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम वही एग्जाम्पल उठा लेता हूं कि राम इज अ पुअर मैन। ठीक है, तो पुअर क्या है, मैन हमारा नाउन हो गया। इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम क्या कर रहा है, पुअर। तो हमारा पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच मेरा आएगा, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शंस को मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस को क्या बोलता हूँ मैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब ये वर्ड्स किस किस को ज्वाइन करने का काम कर सकते हैं, ये नाउन को नाउन से जोड़ सकते हैं, यानी एक वर्ड और वी कैन से कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ये जोड़ने का काम कर सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम। और ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर सकते हैं, सेंटेंस प्लस सेंटेंस को, यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे राम वेंट स्कूल एंड सीता वेंट होम। तो एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, एंड ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया, तो एंड क्या हो गया हमारा, सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को मैं क्या बोलता हूँ, प्रीपोजिशन हमारे रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या, रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स। अब ये किसको किससे रिलेट करते हैं, प्रीपोजिशन हमारा क्या हो गया, रिलेटिंग वर्ड्स हो गए। अब ये नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ रिलेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने लूं, आई एम, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन टुनाइट। अब यहाँ पे जो, अब मैं आपको बताऊं, आई क्या हो गया, आई हमारा प्रोनाउन हो गया, एम क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में गोइंग क्या हो गया, एक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी ये हमारा वर्ब हो गया। अब लंदन किसी प्लेस का नाम है, मतलब ये नाउन हो गया। टुनाइट हमारा गोइंग को क्वालिफाई कर रहा है कि आज रात की बात हो रही है, यानी क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया, यानी वर्ब के बारे में, यानी जाने का काम कब होगा, आज रात, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी क्या हो गया एडवर्ब। अब बचा हमारा क्या, टू। तो टू हमारा गोइंग को लंदन के साथ रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स दिस टू इज अ प्रेपोजिशन। क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, क्या, प्री प्लस पोजीशन, यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनकी पोजीशन को बताने का काम करता है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं विषम्यादि बोधक। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन हमारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। सडन फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वॉ, अलास। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस के, ऐसे वर्ड्स के लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, लैंग्वेज कैसे बनी है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वर्ड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया। अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इन 8 टाइप के वर्ड से, यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच से, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से
इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे सेंटेंस बनते हैं। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि इन 8 टाइप के वर्ड से हमारे क्या बनते हैं, हमारे सेंटेंस बनते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंगफुल यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटेंस। यानी ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने कोई भी किसी भी वर्ड को कहीं पे भी रख दिया और उससे कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस हो गया। यानी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, तब जाके वो सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इन सेंटेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। किस किस बेस पे? कि सबसे पहला होगा हमारा मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, according to meaning. Next is according to structure. तो आपको मैं पेन टैप पे लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो मेरी राइटिंग या कुछ वर्ड्स आपको समझ में ना आए तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखें, जिससे आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो मेन काम हमारा ये नहीं है कि अच्छी राइटिंग लिखना, ये करना, आपको वो सारे कंसेप्ट्स यानी वो टॉपिक्स प्रोवाइड करना जो आज तक आपने नहीं सुने हो। यानी हमारा काम ये है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, ना कि ये कि आलतू फालतू का दिखावा करना कि अच्छा वीडियो आ रहा है या नहीं, या अच्छा कंटेंट या अच्छी राइटिंग में लिख पा रहा हूँ नहीं। ठीक है, मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, या अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाऊँ, तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारे इंग्लिश में कितने सेंटेंस हैं? अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारे इंग्लिश में 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से? सबसे पहला टाइप का हमारा होता है जिसे मैं बोलता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन देखने को मिलेगा, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। क्या करने के? क्वेश्चंस को पूछने के काम में आते हैं। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, ये जब हम डिटेल्ड में इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कैसा? असर्टिव। मेरे साथ रिपीट करो, असर्टिव सेंटेंस। असर्ट का क्या मतलब होता है? अगर मैं इतने ही वर्ड की बात करूं, असर्ट का मतलब होता है कुछ कहना, टू से समथिंग। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम जनरल तरीके से किसी थॉट को या किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का काम करते हैं, तो वो सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस 2 कैटेगरी का होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ओके, तो आपको पॉजिटिव और अफर्मेटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों ही सेम ही होते हैं। अफर्मेटिव, अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेगेटिव कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव कैसे सेंटेंस बनते हैं, ये सब हम टेंस में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? जिनमें हम किसी को ब्लेस करने का काम करते हैं या कर्स देने का काम करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिनका यूज हम किसी को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं किसी को आशीर्वाद दे रहा हूँ, किसी को शाप दे रहा हूँ, या ठीक है, तो इन सभी थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस।
अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, नेगेशन, या जिसको मैं बोलता हूँ प्रोहिबिशन या निषेध डिनोट करने का काम करते हैं। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दिस इज द one shot or we can say short your precise information about the basic concepts of the English grammar and further lectures में जब मैं इनके नाम यूज करूंगा इन टॉपिक्स के, इन कंसेप्ट्स के, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े कि सर ने ये क्या बोल दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो डिटेल में भी मैं इन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द ऑल द टॉपिक्स। इनकी हेल्प से हम फर्दर कंसेप्ट्स को ड्राइव करेंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो टॉपिक को ग्रैब करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा ना कि पानी में डूबने से पहले हम सबसे पहले जैकेट पहनते हैं, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये अभी हम लोग जैकेट पहनने का काम कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं पानी में डुबकी लगाने से पहले। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कौन कौन से सेंटेंस के टाइप होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे इंग्लिश में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। दैट इज, सबसे पहला होगा वो होगा क्या? सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। दूसरा हमारा टाइप होगा कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। हमारा तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से ये काम करते हैं सारे कंसेप्ट्स, इनका यूज क्या है। ये सारे कंसेप्ट्स आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरे 100% देके आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश की है। आप सभी को आज तक माइट पॉसिबल कि आपको किसी ने इस तरीके से इतना बेसिक से नहीं समझाया होगा। ठीक है, एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज करते हैं कि क्या क्या मैंने आपको बताया, क्या क्या मैंने आप सभी को बताया। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा जो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये, मतलब मैं अपनी जब स्कूल लाइफ में था तो मैं भी जनरली मिस्टेक करता ही था। ER लगाते हैं लोग, तो AR होती है। अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हमारा एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लैंग्वेज हमारी साउंड से मिलके बनी होती है। किससे? साउंड से। अब उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल्स को इन्वेंट किया। अब उन सिंबल्स को कलेक्टिवली हम लेटर्स बोल रहे हैं, उन लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोल रहे हैं। अब ये अल्फाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं। अल्फाबेट्स को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। AEIOU, दीज आर द वॉवल्स। और बाय हमारा सेमी वॉवल होता है अल्फाबेट। अब इन अल्फाबेट के ग्रुप की जो मीनिंगफुल यूनिट होती है उसे हम वर्ड्स बोलते हैं। अब इन वर्ड्स के हमारे 8 टाइप्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं हमारे? जिसमें आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया कि हमारे इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमारे सेंटेंस बनते हैं। फिर इन सेंटेंस के टाइप्स 2 बेसिस पे मैंने आपको समझाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सॉरी, मैंने 5 लिख दिया था। एक्चुअली दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज इंटरोगेटिव, असर्टिव, ऑप्टेटिव एंड इंपेरेटिव। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, दैट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। फर्दर लेक्चर्स में जब इन सभी चीज़ों का या इन कंसेप्ट का मैं नेम रिपीट करूंगा या कहीं पे किसी कंसेप्ट को समझाते टाइम यूज करूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने आप सभी का टाइम स्पेंड किया, मेरे लेक्चर को पेशेंटली देखा। आई होप ये आपको आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो हमारे इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उन्हें भी इंग्लिश को समझने में
आसानी हो सके, उनकी भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। ओके, तो थैंक यू गाइस।